नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं। ये सीरीज आपके लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी, उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल में उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का जो हमारा पेज है उसको भी फॉलो कर ले, ठीक है। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे, देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग आज। तो सबसे पहला टॉपिक आज का है कि स्कीम्स फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है ना। तो वेलफेयर स्कीम्स आप देखते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए हम काम करते हैं। कई सारी योजनाओं को हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर क्या है, आपकी यहाँ पर आर्टिकल रखा गया है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में रख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। सोशल इशू का पार्ट है ये आपका, ठीक है ना। वेलफेयर स्कीम्स पेपर 2 में डायरेक्टली दिया गया है। इसके बाद इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप की बात करेंगे, क्योंकि अभी यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चल रहा है। उसके संदर्भ में जो जियो पॉलिटिकल आपके इक्वेशंस हैं वो आपके वहां पर क्या किए जा रहे हैं, एनालाइज किए जा रहे हैं। तो यहां पर इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप को हम देखेंगे, ठीक है ना। जीएस पेपर 2 का पार्ट है। एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करेंगे, क्योंकि इसको लगातार गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। इससे जो है आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है फ्यूल की। दूसरी चीज ये इको फ्रेंडली है। फिर तीसरी चीज जो इंपोर्ट हम इतना सारा करते हैं ऑयल का, तो वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो उससे जो हमारा क्या होगा, जो राजस्व की बचत होगी, है ना, जो आपका डेफिसिट हो जाता है ना, तो वो कम होगा हमारे लिए। मतलब राष्ट्र की, हमारे सरकार की आय यहां से बढ़ेगी। सीधी बात ऐसे समझिए उसको। अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड डेफिसिट, वहां नहीं जाना है हमको, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे हम लोग, एथेनॉल ब्लेंडिंग को, है ना। इसके बाद जो है आपका ये किसका पार्ट है, आपका एनवायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो 3rd पेपर में रख सकते हैं आप इसको, जीएस पेपर 3। ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म की बात करेंगे। तो सीधी बात है कि इस तरीके की कोई भी जो इलीगल जो एक्टिविटीज होती हैं वो क्या करती हैं, ये टेरर फंडिंग का काम करती है। किसके लिए, टेररिस्ट या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के लिए, जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, ठीक है ना। तो उसी के संदर्भ में ये चर्चा करेंगे हम, 3rd पेपर का पार्ट है। और ये कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और राष्ट्र की जो आपकी सुरक्षा का संदर्भ है उसमें चिंता का विषय ही है। अंटार्कटिका बिल की बात करेंगे हम लोग, है ना, अभी लोकसभा में पेश किया गया है, इसके बारे में देखेंगे। एक मैड्रिड आपका पहले का भी समझौता है, संधि है, जिसको साइन किया है भारत ने, तो इसको देखेंगे हम, है ना, ठीक है। तो ये पेपर 3rd का पार्ट है आपका। इसके बाद हम पहले टॉपिक को डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक जो है हमारा क्या है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भारत सरकार ने अभी तक क्या इनिशिएटिव्स लिए, क्या योजनाएं हैं, तो उसके बारे में अभी जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, तो उन्होंने उसके बारे में जानकारी दी है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सबसे पहले हमको ये जानने की आवश्यकता होती है कि भैया इस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इसका देश की कुल जनसंख्या में कितना परसेंटेज है। तो यहां पर जो 2011 के हम सेंसस को यूज कर रहे हैं, अभी भी 21 का आ जाना चाहिए था, लेकिन कोविड के कारण थोड़ा सा डिले चल रहा है। तो ये जो है परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटीज की बात करें कंट्री में, तो टोटल पॉपुलेशन का 19.3% है। ये डेटा अपने पास रखिए आप। इसके बाद जो आपकी 1992 का जो हमारा क्या है एक्ट है, लाया गया था किसके संदर्भ में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, उसका जो सेक्शन है 2 सब क्लॉज थी, उसके अंतर्गत किसको किसको बताया गया है कि भैया ये कम्युनिटी आपकी क्या है, माइनॉरिटी है, ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि कौन कौन जो है आपके कम्युनिटीज को यहां पर माइनॉरिटीज में रखा गया। तो मुस्लिम से उसमें सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं और आपके पारसीज हैं। 6 हो गए आपके, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके बारे में बताया जा रहा है।
कई बार हमने इसको कवर भी किया है। प्रधानमंत्री जन विकास जो आपका कार्यक्रम है, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है तो सोशियो इकोनॉमिक जो आपका स्टेटस है उसमें सुधार करना है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों की, और उनके जो जीवन का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, जीवन में जो आपका गुणवत्ता के आयाम में जो सुधार है, उसके लिए जो है उनको सुविधाएं मुहैया कराना है। सीधी बात है। और ये कैसी योजना है आपकी? तो स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब किसी रेशो में जो है सेंटर और स्टेट जो है वहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद नई रोशनी जो है आपकी स्कीम, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है ना। तो यहां पर पूरी तरीके से जो है फंडिंग किसके द्वारा? सेंट्रल के द्वारा जो है, सेंटर के द्वारा दिया जाएगा, ठीक। तो इसका क्या आपका मेन जो है उद्देश्य है, तो इसमें 18 से 65 जो आपकी एज ग्रुप की, जो आपकी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित महिलाएं हैं, उनमें लीडरशिप जो आपका गुण है ना, लीडरशिप की जो आपकी स्किल है उसको बढ़ाना, उसके विकास के लिए क्या करना है? उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है, टूल्स और टेक्निक्स बताना है ना, जो आपकी किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रही होंगी? माइनॉरिटी कम्युनिटी से। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद नया सवेरा है आपका, ये आपका फ्री कोचिंग देने के लिए लाया गया था, ये आपकी स्कीम, ठीक है ना, जो बिलोंग करते हैं आपके 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी से, ठीक है ना। तो किस तरीके की पढ़ाई के लिए जो है कोचिंग के लिए ये आपका असिस्टेंस दिया जा रहा है, फ्री कोचिंग, तो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नई उड़ान की बात करें तो ये भी माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए है कि जो भी क्लियर करेंगे आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो यूपीएससी और आपका स्टेट पीसीएस या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको एसएससी बोलते हैं आप, उनके लिए जो है प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले जो भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार, तो उनको असिस्टेंस दिया जाता है, ठीक। इसके बाद नई मंजिल जो आपकी स्कीम है, नई मंजिल, तो इसका एम क्या है? तो इसमें भी लाभ प्रदान करना किनको? जो माइनॉरिटी है ना, यूथ जो है आपके, बोथ मेन एंड वुमेन, जो बिलोंग करते हैं आपके 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी से, 17 से 35 साल के बीच में जिनकी एज हो, ठीक है ना। तो अब एक बात ऐसे समझिएगा कि जैसे किसी का ड्रॉप आउट हो गया स्कूल का किसी कारणवश, ठीक, तो औपचारिक स्कूल छोड़ने का उनके पास जो है सर्टिफिकेशन नहीं, या फिर वो अब बेहतर रोजगार के अवसर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो अब क्या किया जाएगा कि इस योजना के अंतर्गत उनको बेहतर रोजगार और आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए जो है एक तरीके से औपचारिक शिक्षा और जो आपका स्किल है, जो कौशल है, उसका एक संयोजन प्रदान करती है, जिससे कि वो लोग अब आसानी से जो है रोजगार प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सुधार सके, अपने जीवन स्तर में सुधार कर सके, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, इंडिया रशिया के रिलेशनशिप को लेकर रखा गया है यहाँ पर। तो सीधी बात है, यहाँ पर रशिया और भारत जो है, यूएसए, यूरोपीय संघ और जो आपके और कंट्रीज हैं वेस्ट के, जिन्होंने यहाँ पर प्रतिबंध लगाया है ना रशिया के ऊपर, तो उसको बाईपास करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं, है ना। ऐसा रूसी विदेश मंत्री जो सर्गेई लावरोव हैं, उन्होंने बोला है। अब इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप देख लेते हैं। जब तक सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, विघटन नहीं हुआ था, तो देखिए इंडिया ने रिसीव किया है हमेशा जो असिस्टेंस, है ना, यहां पर रशिया के द्वारा। यूएसएसआर था, मतलब 90 के पहले उसको यूएसएसआर बोला जाता था। तो 1955 में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना होती है, ठीक है ना। वहां पर भी जो है औद्योगिकरण में रिसीव किया हमने क्या असिस्टेंस, किसका? यूएसएसआर का, ठीक है। अब आगे देखिए कि इंडिया जो है उसने हमेशा जो है आपका अच्छी क्वालिटी का, रिलायबल और अफोर्डेबल जो मिलिट्री सप्लाई प्राप्त किया, किससे? यूएसएसआर से। कब कब? जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध था या इंडिया चाइना का वॉर है ना, तो उस टाइम पे। और क्रूशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑयल है, ऑयल प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर, मेटल, है ना, फर्टिलाइजर्स, ये सब भी हम लगातार प्राप्त करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध था तो उसमें चाइना, यूएसए पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था, लेकिन हमको यूएसएसआर ने किया था। सोवियत यूनियन ने हमेशा सपोर्ट किया है हमारे स्पेस प्रोग्राम को, न्यूक्लियर एडवांसमेंट को। इंडिया और सोवियत जो आपकी फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971 था, उस दौरान जो है यूएसएसआर ने हमें सपोर्ट किया, और यूएसए और चाइना जो था आपका सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। इसके बाद जब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है यूएसएसआर को और आज का जो वर्तमान रशिया बन जाता है वो, तो उसके बाद जो डिफेंस सेल थी, डिफेंस के संदर्भ में जो आपकी सेल किया जा रहा था भारत को, तो वो ऐसा माना जाता है कि तब से जो है एलपीजी वगैरह लागू हो गया, तो उसके कारण जो उसका उद्देश्य बन गया वो अधिकांशतः लाभ के उद्देश्यों पर आधारित थी, ठीक है। इसके बाद जो क्लोजनेस है रशिया और चाइना की, तो ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं जो है आपका क्या है,
कंसर्न है और इसीलिए इंडिया जो है डिफेंस सप्लायर के रूप में यूएसए, इजराइल इस तरफ जो है उन्मुख होता है। अगर कंटेम्परी टाइम पे हम रिलेशन देखें भारत और रशिया के बीच में कैसा है, तो सबसे पहले ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज होती है इंदिरा 2017, बायलैटरल रशियन इंडियन नेवल एक्सरसाइज है इंद्र नेवी 2018। रशिया ने कंटिन्यू किया इंडिया का, मतलब रशिया अभी भी कंटिन्यू है। किस संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, कि भारत के संदर्भ में बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर के रूप में, ठीक है। कई सारे ज्वाइंट मिलिट्री प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हो गया, सुखोई एसयू जो आपका 30 MKI है, KA-2260 ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर, तो इन सब में भी जो है कॉपरेशन देखा जा रहा है। दोनों जो देश है वो बढ़ाना चाह रहे हैं क्या, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट $50 बिलियन तक, और बायलैटरल जो आपका ट्रेड है उसको 30 बिलियन US डॉलर तक बढ़ाया जाएगा 2025 तक। कुडनकुलम जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको स्टैब्लिश किया गया है रशिया के समन्वय के द्वारा, सहयोग के द्वारा, और दोनों कंट्रीज जो है वो आपकी एग्री है किस संदर्भ में कि जो आउटर स्पेस है उसका पीसफुल यूज किया जाए, है ना। उसके अंतर्गत सैटेलाइट लॉन्चिंग भी है, आपकी ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम भी है, रिमोट सेंसिंग भी है, और आपके ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स वगैरह भी है। इसके बाद कल्चरल जो हमारी टाइज है वो भी पहले से बहुत ज्यादा सशक्त है, मतलब ये पुराने टाइम से आप देखेंगे कि राज कपूर साहब की जो मूवीज वगैरह थी, है ना, मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी रूसी, तो ये आप समझिएगा कि पहले से भी सांस्कृतिक संबंध हमारे बहुत ज्यादा सुदृढ़ थे, और इंडिया की जो मूवीज है वहां पर वो बहुत ज्यादा देखी जाती है। राज कपूर साहब लोग वहां के स्टार माने जाते हैं, है ना, वहां पर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो पहले से ही ये जो है सांस्कृतिक संबंध हमारे अच्छे रहे हैं रशिया के साथ। भारत रूस संबंधों में मुद्दे और चुनौतियां, सबसे पहला भारत का झुकाव अमेरिका की ओर। जैसे अमेरिका के साथ हमने कई सारे जो है फाउंडेशनल एग्रीमेंट किए हैं, जैसे कि लेमुआ है आपका, कॉमकासा है, बेका है, इनके बारे में 2-2 लाइन लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कमेंट जरूर किया करिए, अपना साथ बनाए रखिए। जब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है तो मोटिवेशन हम लोगों को भी मिलता है, ठीक है ना। तो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, है ना, और वहां पर लाइक किया करिए। ये सब तो कम से कम किया ही जा सकता है ना। इसके बाद यहां पर जो बताया जा रहा है कि चीन के साथ जो रशिया की निकटता है ना, तो वो भी हमारे लिए कंसर्न है, ठीक। जैसे कि आप रशिया जो है वो चाइना, और मतलब यहाँ पे जो आपके मिलिट्री इक्विपमेंट्स की जो सप्लाई हो रहा है, जैसा सुखोई 35 है, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो ये सब जो है जो आपूर्ति की जा रही है चीन के प्रति रूस की निकटता को ये शो कर रहा है ना। तो ये हमारे लिए जो है चुनौती है। अमेरिका के विरोध में चीन और रूस के जो है आपके कॉमन इंटरेस्ट है, शेयर्ड इंटरेस्ट है, समझ रहे हैं। तो वो आपका बैलेंस ऑफ पावर, यही मैं बोलता हूं, है ना, कि जो आपका शक्ति संतुलन है वो यूएसए के विरोध में चाइना रशिया एक साइड हो गया, तो भारत को यहाँ पे जो है वो रणनीतिक माध्यम से इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। इसके बाद यहां पर यह भी है कि हिंद प्रशांत के संदर्भ में जो आपकी अमेरिका की नीति है ना, तो वो हिंद प्रशांत शब्द का ही विरोध करता है, क्योंकि वो ये बोलता है कि ये अमेरिका के हित में है ये आपका शब्द, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए चिंता का विषय, चुनौती है। हाल ही में पाकिस्तान के साथ जो है सैन्य रूप से, सैन्य आधार पर, राजनयिक आधार पर जो रशिया का जुड़ाव है वो भी हमारे लिए कंसर्न का एक क्या है, विषय है। इसके बाद यहां पर आगे का रास्ता क्या है, तो सबसे पहले कि जो अभी क्राइसिस चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, ठीक है ना, तो उस संदर्भ में जितने भी प्रतिबंध लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, तो उसके संदर्भ में भारत को वहां पर इस विषय को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, और रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में रूस की क्षमता का लाभ उठाना चाहिए। इसके बाद जो राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को भारत को प्राथमिकता देना चाहिए, और अभी जैसे निर्णय लिया गया कि रशिया से जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें डॉलर में नहीं कर रहे हैं हम, है ना, तो एक मैकेनिज्म बनाया हमने, रुपया और रूबल मैकेनिज्म से खरीदने की बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल सही निर्णय है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये एथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड है। तो अभी बताया गया है कि हमारे मंत्री बोल रहे हैं, एक जो आपका प्रश्न था तो उसके लिखित उत्तर में बताया गया है राज्यसभा में कि अब जो है घरेलू जो कृषि क्षेत्र है हमारा, उसको बढ़ावा देने के लिए उसके व्यापक उद्देश्यों के अंतर्गत एथेनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल कार्यक्रम है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। समझ लेते हैं इसको, एथेनॉल क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इसको प्रोड्यूस किया जाता है बायोमास के द्वारा, ठीक। ये जो है आपका हायर ऑक्टेन नंबर है गैसोलीन से, है ना, ये जो है आपका देन गैसोलीन, मतलब गैसोलीन से भी ज्यादा जो है इसकी ऑक्टेन संख्या होती है, और इससे होता क्या, ये इंप्रूव करता है पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर में, मतलब कहीं ना कहीं ये एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। इसके बाद एथेनॉल में ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, ये हेल्प करता है उसके कंप्लीट कंबशन के,
है ना, पूर्ण दहन को ये वहां पर मूर्त रूप देता है। इससे लोअर एमिशंस होते हैं, मतलब हरित गृह गैस जो है उसका उत्सर्जन जो है आपका कम होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक, इसके बाद शुगर केन है, शुगर बीट है, कॉर्न है, इसको कॉमनली यूज किया जाता है, जो आपके फीड स्टॉक के लिए भी यूज होते हैं। इसके द्वारा जो है एथेनॉल को बनाया जाता है, जो प्रोसेस यूज की जाती है जिसको किण्वन या आप फर्मेंटेशन बोलते हैं। एथेनॉल को कंसीडर किया जाता है एज अ रिन्यूएबल फ्यूल। ठीक, एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, तो सीधी बात है, एथेनॉल को जो है पेट्रोल और डीजल में जो आपका ब्लेंड किया जाता है कुछ परसेंटेज के बेसिस पे, ताकि जो है उसको एफिशिएंट बनाया जा सके, है ना, व्हीकल वगैरह के लिए। अब इसका महत्व क्या है, तो सबसे पहली चीज कि ये ग्रीन और क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूल है। इससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा, क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर पाएंगे हम लोग, पहली चीज। दूसरा कि भारत जो है थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। हम अपनी आवश्यकता का 85% लगभग जो है वो क्या करते हैं, ऑयल डिमांड का जो 85% है ना, 80 से 85% वो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो भैया अगर ब्लेंडिंग बढ़ेगी एथेनॉल की तो रिड्यूस होगा हमारे ऊपर बर्डन, तो बर्डन जब हमारे यहाँ रिड्यूस होगा तो हम सेव कर पाएंगे फॉरेन एक्सचेंज को, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहाँ पर जो है अल्टरनेटिव मार्केट प्राप्त होगा, जो फार्मर्स हैं उनको अपनी क्रॉप्स को बेचने के लिए, तो उनको जब वहां पर वो बेचेंगे तो उनको जो है आय भी उस संदर्भ में ज्यादा होगी, तो उनको एक तरीके से आय की सुरक्षा मुहैया कराई जा सकेगी, हायर रिटर्न्स भी दिए जा सकेंगे। इससे फार्मर्स की कंडीशन ठीक होगी। तो जो वो डिस्पैरिटी है 15% जो आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है आपका किसका, एग्रीकल्चर का, और लोग वहां पर कार्यरत 50% है, तो उस विसंगति, उस विषमता को हम एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपकी इस तरीके की जो क्रॉप्स है उसको उगाने के लिए वो आपके क्या होंगे, किसान प्रोत्साहित भी होंगे, कॉर्न है, शुगर केन है, शुगर बीट है। ठीक है, इसके बाद ये हेल्प करेगा आपका बिहेवियरल जो चेंजेस है फ्यूल कंजम्पशन को, मतलब ईंधन की खपत में व्यवहारिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में सहायक होगा। ठीक है ना, ये नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि इसमें जो आरएनडी का संदर्भ है ना, आरएनडी का जो संदर्भ है ये इंक्रीज करेगा क्या, स्पेंडिंग किसमें, आरएनडी वगैरह में। जब हमको वहां पर आरएनडी में हम ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएंगे तभी तो हम वहां से नए नवाचार को वहां पर क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे, उसको फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये आपका बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे हम अर्बन सॉलिड वेस्ट का। ठीक है ना, अर्बन सॉलिड वेस्ट का, जिसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे एथेनॉल वगैरह में। तो एक तरीके से ये वेस्ट टू यूज मॉडल हो जाएगा। इसके बाद इसके द्वारा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, नॉर्मल सा पॉइंट है। अब जो भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव लिए उसके बारे में बताया जा रहा है। तो एथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल प्रोग्राम था लॉन्च किया गया था 2003 में। ठीक है ना, तो उसका कारण यही है कि ये इको फ्रेंडली है और रिड्यूस करना था इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को जो है वहां पर फुलफिल करना था उसको, किसको, ऊर्जा की जो हमारी आवश्यकताएं हैं। इसके बाद यहां परमिशन दिया गया एथेनॉल उत्पादन के लिए, कई गन्ना और अनाज आधारित जो फीड स्टॉक है उसको अनुमति दी गई। ठीक है ना, इसके बाद जो है 1951 जो आपका अमेंडमेंट किया गया, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, ताकि अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन, स्टोरेज और मूवमेंट किया जा सके एथेनॉल का अक्रॉस द कंट्री, पैन इंडिया। ठीक है ना, इसके बाद एथेनॉल का जो मतलब है, मतलब एथेनॉल जो यहाँ पर बोला जा रहा है ये ब्लेंडिंग वगैरह, उसका मतलब क्या है, तो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को किसके अंतर्गत रखा गया है, एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है एक तरीके का और जो है प्रोत्साहन दिया गया कि इसको न्यूनतम जीएसटी स्लैब जो 5% की उसके अंतर्गत रखा गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान किया जा सके और ब्लेंडेड जो है आपका पेट्रोल को यूज किया जा सके। इसके बाद आप देखेंगे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वगैरह भी लाई गई 2018, 19, 20, 21 में। ठीक है, ताकि जो एथेनॉल प्रोडक्शन है उसकी क्षमता जो है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसकी क्षमता में वृद्धि के लिए, उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए। इसके बाद जो है आपका तेल की जो आपकी विपणन कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उन्होंने कई सारे जो ऐसे प्लांट्स हैं जो एथेनॉल आपका बना रहे हैं, है ना, राज्यों में, तो उनके साथ जो है लॉन्ग टर्म जो है उनसे खरीदने के लिए एथेनॉल जो है एग्रीमेंट कर लिया, ताकि उनको सिक्योरिटी हो कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बिक जाएगा, है ना। तो जहां पर भी घाटे वाले राज्य हैं आपके, जो आपके इतने सक्षम नहीं, तो उनके साथ उन्होंने डेफिसिट स्टेट्स के साथ जो है इस तरीके का एग्रीमेंट कर लिया। तो एक तरीके से सिक्योरिटी कि भैया हम बना रहे हैं तो आप जो है खरीद लोगे, है ना, तभी तो हम चीजों को बनाएंगे। इसके बाद 2018 में जो बायोफ्यूल की जो हमारी नेशनल पॉलिसी है उसमें, उसके अंतर्गत बताया गया कि 2030 तक जो है पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग और डीजल में 5% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया। तो इस तरीके से भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग को। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रग ट्रैफिकिंग
ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। बिल्कुल सीधा सीधा ये आपका टॉपिक है कि यहाँ पर जो है मेजर चैलेंज है कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रेट कंटेनर्स के द्वारा भी हो रहा है। तो सीधे इसको टेरर फंडिंग से जोड़िएगा आप, और उससे टेररिस्ट एक्टिविटीज आपकी बढ़ती हैं, उससे इंटरनल सिक्योरिटी और राष्ट्र की सुरक्षा पर जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके लिए एक थ्रेट जो है वो उत्पन्न होता है। तो ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, जैसे कि टेररिज्म हो गया आपका, है ना, इलीगल आर्म का जो आपका व्यापार होता है, फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, स्मगलिंग है, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग है। ये आपका क्या करता है कि एक तरीके से फंडिंग, टेरर फंडिंग को जनरेट करता है। जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके लिए ये इंजन की तरह काम करता है, ठीक है ना, ठीक, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर ये ड्रग ट्रैफिकिंग के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो भैया उसका कल्टीवेशन करना, उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेल करना नार्कोटिक ड्रग्स का, और जो आपके साइकोट्रोपिक जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है ना, जो सीधे सीधे न्यूरॉन्स पे हमारे क्या करते हैं, इंपैक्ट डालते हैं। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि भारत जो है आपका एक तरीके से पारगमन क्षेत्र है ना, और बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो ये ट्रांजिट रूट में आता है इलिसिट ड्रग्स के लिए, जैसे यूरोप हो गया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, ठीक है। तो ये भी सत्य है कि भारत जो है आपका परंपरागत उपभोक्ता रहा है ओपियम और marijuana का, है ना, मेडिसिनल और रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, ठीक। ड्रग ट्रैफिकिंग जो है आपका एक तरीके का इशू ऑफ कंसर्न बना 1980s में, जब इंडिया विटनेस बना किसका, कि भैया हमारे यहाँ जब इराक ईरान वॉर के बाद हमारे यहाँ मांग बढ़ गई थी, आमद में वृद्धि हो गई थी। मांग मतलब हमारे यहाँ ये जो है आ रहा था जो, तो उसकी मात्रा बढ़ गई थी, है ना, इराक ईरान युद्ध के बाद। नॉर्मल सा पॉइंट है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि भारत में जो आपके ड्रग ट्रैफिकिंग है ना, उसके कारण क्या प्रमुख कारण, तो सबसे पहले तो फिर मैं बात करूंगा कि रूट की। तो इंडिया जो है बहुत करीब है गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के। गोल्डन क्रेसेंट का मतलब ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और गोल्डन ट्रायंगल जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट ओपियम प्रोडक्शन रीजन है ना, जो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में होता है। तो यहां भारत में भी तो ट्रांजिट रूट है, तो इससे भारत में भी उन चीजों का प्रसार देखा जाता है। इसके बाद लैक ऑफ फेंसिंग है, पुअर सर्विलियंस है, और जो विभिन्न हमारे यहाँ क्या है जो एजेंसीज है उनके बीच जो है समन्वय की कमी है ना। तो एकीकृत जो है आपका दृष्टिकोण से जो है इस ना होने के कारण इस तरीके की समस्या देखी जाती है। इसके बाद हायर डिमांड है साइकोट्रोपिक ड्रग्स की इंडिया में, जैसे पंजाब वाले रीजन में आप देखिए, क्योंकि कल्चरल वैल्यू शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट अप्रोच, वो लाइफस्टाइल जो है आपका वेस्ट वाला, वो हमारे यहाँ पूरी की पूरी तरह क्या हो गया है, आरोपित हो गया है ना। बहुत सारा अवसाद है लोगों को, बहुत सारी बेरोजगारी है, तो उसके कारण भी जो इस तरीके की समस्याएं देखी जाती है, जिसके कारण उच्च मांग इस तरीके के मादक पदार्थों की होती है। इसके बाद इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है जो आपका नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है। इसके बाद अफीम, पोस्ट और भांग की अवैध खेती हो गई। इसके बाद इंटरनेट के माध्यम से जो विशेष रूप से डार्कनेट होता है, उसके माध्यम से भी इस तरीके की चीजों की, ड्रग्स की जो है आपकी तस्करी की जाती है, और वहां पेमेंट भी बहुत सेफेस्ट माध्यम से किया जाता है ना, जो आपका सुरक्षित होता है, जैसे क्रिप्टो वगैरह से वहां पर पेमेंट कर दिया जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम है। इसके बाद प्रॉब्लम क्या है ना, जो आपकी कंसर्न है जो क्रिएट करती है ड्रग ट्रैफिकिंग, तो सबसे पहली चीज ये है कि ये आतंकवाद के वित्तीयन के रूप में यूज किया जाता है। ये एक तरीके का संगठित अपराध है। इसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, बहुत सारी समस्याएं जनरेट होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भ में चुनौतियों को बढ़ा देता है। दूसरी चीज कि इसका उपयोग किया जाता है भारत में जो आपकी आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं, जो आंतरिक सुरक्षा है उन पर ऋणात्मक प्रभाव डालने के लिए, जैसे जेएनके वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में, कई सारी जगह, ठीक। इसके बाद जो ये सीधा सीधा थ्रेट होता है राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए, है ना, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, तो सबसे पहला 1985 का यही एक्ट है आपका, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। उसके बाद दूसरा जो है यहां पर, उसमें एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया गया था, है ना, ये आपके जब्ती वगैरह के लिए, है ना। तो जो जब्ती होती है, बड़ी बड़े जो आपके क्या होते हैं वहां पर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, लार्ज जो आपके सीजियोर किए जाते हैं केसेस में, तो 2019 में महानिदेशक जो है आपके नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष रूप में एक जो है महानिदेशक और इनकी संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया है। नॉर्मल सा पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद जो अखिल भारतीय दवा जब्ती डेटा है उसको डिजिटलाइज करना, ठीक है, उसके लिए गृह मंत्रालय ने ये जो आपका ये डेटा होगा उसके लिए एक ई पोर्टल लॉन्च किया, जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया। तो इससे ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, यहां से सब आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है ना, एक स्कीम है उसके अंतर्गत कि असिस्टेंस दिया जाएगा स्टेट्स को फॉर नार्कोटिक्स कंट्रोल,
है ना, ये आपका प्रोवाइड कराता है होम अफेयर्स जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री है ना, गृह मंत्रालय, उसके द्वारा जो भी आपके एलिजिबल स्टेट्स हैं, ताकि वो अपनी नारकोटिक्स यूनिट्स को और ज्यादा सशक्त कर सकें। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो बीएसएफ है और जो आपका सशस्त्र सीमा बल है, इनको भी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत जो है, जो आपका पार सीमा है ना, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अगर नशीले पदार्थों का वहां पर पारगमन हो रहा है तो उसके निषेध के लिए उनको प्राधिकार दिया गया है। इसके अलावा राज्यों के सहयोग से जैसे अवैध खेती वगैरह हो रही है तो सैटेलाइट के माध्यम से उसका पता लगाया जाएगा, है ना, तो उसके विनाश को भी जो है वहां पर मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा, तो सैटेलाइट का जो है यूज किया जाएगा उसके लिए। इसके बाद कई सारे देशों के साथ हमने 16 समझौता ज्ञापन भी किए अवैध व्यापार से निपटने के लिए। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय जो आपके प्रभावी दल है ना, जो इस तरीके के ड्रग ट्रैफिकिंग पर काम कर रहे हैं, तो उन मुद्दों को हल करने के लिए हमने म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कई सारी नेबरिंग कंट्रीज से हमने महानिदेशक स्तर की वार्ता आयोजित की है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे विभिन्न एजेंसीज हैं उनके बीच में जो समन्वय कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं डेटा वगैरह, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति जो आपका ड्रग पैडलर्स होते हैं जो प्रोवाइड कराते हैं ड्रग्स को, तो वो अगर दोबारा पकड़ा जाए, एक बार पकड़ा जाए तो उसको डेथ पेनाल्टी नहीं, लेकिन दोबारा पकड़ा जाए तो उसके लिए डेथ पेनाल्टी का जो है प्रोविजन किया गया है। इसके बाद जो यूएन का कन्वेंशन है अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988, वो भी है। इसके बाद ड्रोन के माध्यम से निगरानी को बढ़ाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद बायलैटरल एग्रीमेंट भी किया गया अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान के साथ, ठीक है, ताकि स्मूथली जो है इंफॉर्मेशन जो है, डेटा वगैरह जो है वो एक दूसरे के साथ क्या किया जा सके, साझा किया जा सके और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। इसके अलावा 2020-21 के लिए आप देखेंगे तो नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च किया गया, ठीक है ना। उसके अंतर्गत कम्युनिटी अवेयरनेस की बात की गई है, जो आपके 272 सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ड्रग्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है अंटार्कटिका विधेयक। तो नॉर्मल सी चीज है, अभी इसको लाया गया है कहां पर, लोकसभा में, कि अंटार्कटिका में जो भी आपके संभावित विवाद हैं उनको विनियमित करने की परिकल्पना इसके अंतर्गत की गई है। नॉर्मल सी चीज समझिएगा, ये आपका अगर ग्लोब में आप देखेंगे तो सदर्न साइड है अंटार्कटिका ट्रीटी जो है वो डिफाइन करती है अंटार्कटिका को एज अ लैंड एज वेल एज आइस शेल्फ्स, ठीक है ना, जो आपका कहां पड़ता है, साउथ ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब 60 डिग्री जो आपका अक्षांश है उसमें कहां, दक्षिण की ओर। अंटार्कटिका को कंसीडर किया जाता है ग्लोबल कॉमन मीन्स के रूप में, कोई भी कंट्री का जो है सिंगल ओनरशिप उसके ऊपर नहीं माना जाता। अंटार्कटिका के पास अगर देखें तो कोई भी इंडिजीनियस जो है वहां पर स्थानिक कोई उसकी आबादी नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि दुनिया भर के देशों द्वारा वहां पर R&D के लिए सेंटर्स को जो है वहां पर एस्टैब्लिश किया गया और उसी के अंतर्गत जो है हजारों लोग जो है निवासरत है, ठीक। अंटार्कटिका जो संधि है आपकी, वो आपकी 1959 में कब आई, 1959 में अस्तित्व में आई, और इनिशियली ये साइन किया गया था 12 देशों के द्वारा। प्रेजेंटली अगर देखा जाए करंट में तो ट्रीटी के अंतर्गत 54 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसके अंतर्गत भारत भी आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आप देखेंगे तो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो है इसका यूज किया जा सकेगा पीसफुली पर्पस से, ठीक। इसके बाद दूसरा ये कि यहां पर देश कोई भी देश जो है किसी भी प्रकार से सैन्य ठिकाने नहीं बनाएगा, उसके लिए यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। इसके बाद यहां पर यह बताया गया है कि फ्रीडम दी गई है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए अंटार्कटिका में। इसका मतलब यह है कि रिसर्च स्टेशन को वहां पर स्टैब्लिश किया जा सकता है, जैसे भारत ने भी किया है ना, मैत्री है ना, अभी देखेंगे हम लोग, आगे आ जाएगा नाम। तो इसके बाद आप देखेंगे कि ये प्रोवाइड करता है इस तरीके के प्रोविजंस को कि इसके अंतर्गत मान लीजिए किसी ने रिसर्च स्टेशन किसी देश ने वहां पर स्टैब्लिश कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आधार पे वो वहां पर क्लेम कर सके कि जो वहां पर हम सोवरेन है, हमारी सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता का दावा वो वहां पर नहीं कर सकता इस आधार पर। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर प्रिवेंट किया गया कि कोई भी कंट्री वहां पर रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज नहीं करेगी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह नहीं करेगी। इसके बाद इस में यह भी बताया गया है कि जो आपके विनियमन नियम, संधि के कानून नियम है, उनका पालन करने के लिए उचित प्रयास करने की आवश्यकता है। विभिन्न देश जो है एक दूसरे के साथ जो है समन्वय करते हुए, सहयोग करते हुए इनका पालन करें। भारत और अंटार्कटिका की बात करें तो भारत ने जो है साइन किया है अंटार्कटिका ट्रीटी जो है आपकी 1983 में। इंडिया ने रेटिफाई किया है कन्वेंशन जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज इन 1985, जिसके अंतर्गत वहां पर मरीन जो रिसोर्सेज है उनका भी प्रोटेक्शन किया जाता है। इंडिया ने साइन किया प्रोटोकॉल जो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी है 1998 में, जो इंश्योर करता है कि कोई भी जो देश है वहां पर एडिक्वेट मेजर्स लेंगे
ठीक है ना, किस संदर्भ में, ऐसा समझिएगा कि वहां का जो आपका प्रिस्टीन एनवायरनमेंट है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके संरक्षण के लिए इसी प्रोटोकॉल को मैड्रिड प्रोटोकॉल बोला जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पर भारत ने 3 जो है आरएनडी के लिए स्टेशन को जो एस्टैब्लिश किया है अंटार्कटिका में, जिसमें दक्षिण गंगोत्री आता है जिसको अब डिकमीशन कर दिया गया है, उसके बाद मैत्री और भारती भी है। इसके बाद जो ये रिसर्च स्टेशन है उनको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च गोवा है, जो आपके किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के। अब ये जो बिल है 2022 में जो अभी लाया गया है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे कि अंटार्कटिक संधि के साथ साथ जो मैड्रिड प्रोटोकॉल के जो आपके प्रावधान है उनको प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, उसी के लिए जो है हम ये बिल ला रहे हैं और इसके अंतर्गत जो है उन सब प्रावधानों का उचित क्रियान्वयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो भी आरएनडी सेंटर्स है वहां पर अवैध खनन, प्रदूषण जैसी जो इलिसिट आपकी इलीगल जो एक्टिविटीज है उनको रोकना है। इसके द्वारा यह करना है कि जो भी आप अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जो आपके घरेलू कानून है, नियम है, विनियमन है, तो उनको रेडी करने और उनको इफेक्टिव रूप से इंप्लीमेंट करने का आह्वान इस बिल के अंतर्गत आता है। जो भी आपके मैड्रिड प्रोटोकॉल के सदस्य देश हैं उनसे जो है आह्वान कर सकते हैं कि भैया आप भी जो है इस तरीके से जो है अंटार्कटिका के संदर्भ में संरक्षण, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में संरक्षण करें, है ना। जो भी इलिसिट आपकी जो इलीगल एक्टिविटीज है उसको आप रोके, उसके लिए आप डोमेस्टिक जो है आपका एस्पेक्ट है वहां पर भी कानून, नियम, विनियमन बनाए और उसके लिए आह्वान किया जा सकता है। ये विधेयक जो है आपका भारतीय नागरिक, विदेशी नागरिक, भारत में पंजीकृत कंपनियां, भारत में या भारत के बाहर पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर लागू होगा। ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं बहुत ज्यादा। इसके बाद यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि अंटार्कटिक में पर्यावरण की सुरक्षा और जो प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत जो भी आपके प्रावधान है तो उनको सुपरवाइज करना, उनकी निगरानी करना, उनका कार्यान्वयन और उनका जो कंप्लायंस है, अनुपालन, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में जो अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण समिति है उसके रूप में एक अपेक्स जो है आपकी, है ना, अपेक्स जो लेवल की कमिटी को सेटअप किया गया है जो इन सब चीजों को, प्रावधानों को देखेगी। इसके बाद अंटार्कटिका में जो आपके एलियन जो आपके जानवर या पौधे हैं उनके प्रवेश को भी इससे रेगुलेट किया जाएगा। जैसे गैर देशी जानवर हैं, पौधे जो आपके एलियन होते हैं, है ना, उनको वहां पर ना लगाया जाए क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी में वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, तो उसको भी विनियमित किया जाएगा। इसके बाद जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, डिस्पोजल जो होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट का मटेरियल को, उनको भी यहां पर उनका भी निषेध किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो पूर्वोत्तर परिषद है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, तो इसके अंतर्गत स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा सही है। तो पहला ये कि इसका गठन वर्ष 1971 में संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये नोडल एजेंसी है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए इंडिया में, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं इनके, तो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका शिलोंग में है, बिल्कुल ठीक है। इसमें सही बता रहा था इसलिए इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यू है इसमें पूछा जा रहा है कि जो गोल्डन लंगूर है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कि गलत कौन सा है। तो पहला ये कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ट्रैकीपिथेकस जी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है आपका पहला स्टेटमेंट, गलत पूछा जा रहा है जबकि ये सही है। दूसरा ये कि इसको लीफ मंकीज के नाम से भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है, उसको बोला जाता है लीफ मंकी। इसके बाद ये कहां के लिए एंडेमिक है, एंडेमिक है तो वेस्टर्न असम और आपका असम वाला पार्ट इंडिया और सदर्न भूटान वाला, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। लास्ट वन जो है आपका स्टेटमेंट कि IUCN का जो रेड डेटा लिस्ट है उसमें इसको इंडेंजर्ड के रूप में लिस्टेड किया गया, बिल्कुल ठीक है चारों के चारों स्टेटमेंट। लेकिन ये पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, सबके सब सही है स्टेटमेंट, इसलिए इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।